हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लास। दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी कि सामान्य संभावना वक्र। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसके 3 पॉइंट यानी कि नॉर्मल कर्व, मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि के क्लास के प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियोस को अवश्य देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और एजुकेशनल पर्पस ऑफ एनपीसी यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिकैप कर देवाना चाहता हूं कि सामान्य संभावना वक्र यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपका पास कोई एक डाटा आता है, उस डाटा को आप क्या करते हैं, आलेख्य निरूपित करते हैं और वो कुछ इस टाइप का होता है। अब इसके माध्य के दोनों ओर जो हमारा अंकों का वितरण होता है वो एकदम समान होता है, यानी कि इधर भी 10 अंक आते हैं और इधर भी मान लीजिए 10 अंक आते हैं लगभग में। और इसका विचलन यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो अराइज ऐसे हुआ और ये भी यहाँ पर ये ऐसे चला गया, मतलब एकदम विचलन भी समान हो, तो इस प्रकार का जो वक्र होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। यानी कि किसी भी आंकिक श्रृंखला के मध्य या फिर औसत, ठीक है, औसत के दोनों ओर का जो आंकड़ा होता है और विचलन भी क्या होता है, लगभग बराबर होता है, तो ऐसे वक्र को हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी कि सामान्य संभावना वक्र के उपयोग एवं उपयोगिता। जी हाँ, तो इसका पहला जो हमारा पॉइंट है वो है किसी समूह की दी हुई सीमाओं के मध्य प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात करना। यानी कि आपको कोई एक समूह दिया हुआ है और उसमें एक निश्चित प्राप्तांक दिया हुआ है, यानी कि 25 से 35 के बीच कितना प्रतिशत हमारा प्राप्तांक है, ये हमारा पहला एप्लीकेशन बताता है। पहला एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो एप्लीकेशन है या फिर दूसरा यूजेस है कि कोई भी सामान्य वितरण के विभिन्न प्रतिशतों के मध्य के प्राप्त अंकों की सीमाएं ज्ञात करना। यानी कि आपको बोल दिया जाएगा कि 70% आपके पास एक डाटा दिया हुआ है कि 70% जो प्राप्तांक है उसकी सीमाओं कितनी है, ठीक है, 70%। अभी जस्ट इसके ऑपोजिट हम लोग क्या किए थे, 25 से 35 तक का प्रतिशत ज्ञात किए थे। अब यहाँ पर आपको प्रतिशत दे देगा भिन्न भिन्न और आपको बोलेगा कि इसका सीमाएं क्या है वो ज्ञात करना, ठीक है। वो भी एक फॉर्मूला होता है, तो जिसको हम लोग बीएड में बेसिकली आपको बस यह जानना है कि इसका उपयोग या फिर इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो सिंपली अभी हम लोग बस इसका क्या क्या एप्लीकेशन है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा हमारा जो एप्लीकेशन है या फिर यूज है वो है एनपीसी का उपयोग दो वितरणों या फिर दो समूहों की तुलना करने के लिए किया जाता है। दो समूहों का एक ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बना हुआ होगा, मान लीजिए एक ऐसा और एक आपका कुछ ऐसा। अब इस वक्र को देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो हमारा माध्य से दोनों ओर का जो अंकों का वितरण होगा या फिर विचलन होगा वो किस प्रकार है, किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो इस रूप में भी हम लोग इस वक्र का उपयोग करते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है किसी समूह के औसत से अधिक या कम अंकों की संख्या पता लगाने में सामान्य संभावना वक्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको कोई भी एक डाटा दिया हुआ रहेगा तो उसका जो औसत, याद रखिएगा मध्य में हमेशा उसका एवरेज वैल्यू, मोड और मीडियन वैल्यू होता है। तो इसके औसत से कितना नीचे अंक है, कितना ऊपर अंक है, इसका पता लगाने के लिए भी हम लोग सामान्य संभावना वक्र का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है सामान्य संभावना वक्र द्वारा दिए गए एक समूह को उप समूहों में विभाजित किया जाता है। मतलब एक समूह को 4-5 भाग में डिवाइड करते हैं। कैसे, तो वो है ऐसे। यहाँ पर आपको एक समूह का वक्र दिया हुआ है, इसे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग में विभाजित किया हुआ है, 8, ठीक है, 8 भागों में टोटली विभाजित है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक वक्र को हमने कई उप समूहों में विभाजित किया हुआ है, जहाँ पर ये मीन है,
ये हमारा क्या है, सिग्मा है, जो हमारा विचलन दिखा रहा है कि यहाँ पर 1 विचलन है, यहाँ पर +2 विचलन, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। अगर विचलन की संख्या मान लीजिए हो जाता है 10, ठीक है, विचलन 10 हो और अगर मीन हमारा सपोज करिए हो जाता है 45, तो यहाँ पर +1 सिग्मा है तो ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 56, ये हो जाए 56 नहीं 56, 55, फिर 65, फिर 75 और वैसे ही लेस होते जाएगा तो 35, 25, 15, ठीक है। तो ये इसका एक मेथड है। अब यहाँ पर जो हमारा उप समूह में प्रतिशत कितना है, अगर कोई भी डाटा को आप 3-3 करके बांटते हैं, मतलब एवरेज के इधर भी 3 भाग और एवरेज इधर की भी 3 भाग, तो यहाँ -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच का जो वैल्यू होगा वो होगा 68.26%। और अगर इसको हम लोग -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच मापते हैं तो वो हो जाता है हमारा 95.44%। और अगर हम लोग इसके -3 सिग्मा और +3 सिग्मा के बीच का जो आंकड़े का प्रतिशत अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो वो हो जाता है हम लोग का 99.73%। और यहाँ पर 0.14 और 0.14 हम लोग के दोनों साइड होता है, यानी कि हम लोग का जो एवरेज वैल्यू हमेशा यहाँ पर होता है, जो अधिक मान होता है वो भी कम होता है और जो न्यूनतम मान होता है वो भी कम होता है, ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है किसी विशेष प्राप्तांक के ऊपर या नीचे का क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक है। कोई भी आपका जो प्राप्तांक दिया हुआ है, अब यहाँ पर आपको बोल दे कि 25 ये है, तो 25 का नीचे का क्षेत्र कितना होगा और 25 का ऊपर का क्षेत्र कितना होगा, ये फाइंड करने के लिए भी हम लोग एनपीसी का यूज करते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है एनपीसी का उपयोग आंकड़ों के उच्चतम और न्यूनतम प्रतिशत की सीमाओं को निर्धारित करने में किया जाता है। इस पॉइंट को जरा संभल के समझिएगा। यहाँ पर ये हमारा कहने का कोशिश कर रहा है कि कोई भी आंकड़ा का उच्चतम प्रतिशत, मान लेते हैं कि कोई भी आंकड़ा का उच्चतम 20% के मध्य में कितनी सीमाएं हैं, ठीक है। मान लेते हैं उच्चतम 20% में कितने मध्य की सीमाएं वो ज्ञात करना, या फिर न्यूनतम 10% में के मध्य में कितनी सीमाएं हैं उसका निर्धारित करता है, ठीक है। मतलब उच्चतम और न्यूनतम प्रतिशत की सीमाओं को निर्धारित करने में इसका यूज किया जाता है कि टॉपेस्ट 10% में कितना हमारा प्राप्तांक है, उसका सीमा क्या है, ये फाइंड करने के लिए, या फिर न्यूनतम। इसके सेकंड पॉइंट में हम लोग जस्ट इसी का टाइप का देखे थे कि यहाँ पर भी आपको क्या था कि प्रतिशत दे करके आपको सीमाएं ज्ञात करने बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोल रहा था कि आपको उच्चतम बताना है कि न्यूनतम बताना, आपको सिंपली बोल रहा था कि 70% कहाँ पर आएगा, 20% कहाँ पर आएगा। लेकिन आपको कोई बोले कि इस आंकड़े का यूज करके आपको हाईएस्ट 20% वाले सीमाओं को निर्धारित करना है और लोएस्ट प्रतिशत की सीमाओं को निर्धारित करना है, तो वो भी आप इसके एप्लीकेशन के थ्रू ज्ञात कर सकते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है एजुकेशनल पर्पस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी कि सामान्य संभावना वक्र के शैक्षिक उद्देश्य। तो इसका जो पहला उद्देश्य है वो क्या है, शैक्षिक उद्देश्य मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इसका उद्देश्य होगा, यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन और मूल्यांकन हेतु इस वक्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब बच्चों का परफॉर्मेंस कितना है, उसका मनोवैज्ञानिक क्षमता कितना है, उस क्षेत्र में उनका मापन और मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के लिए इस वक्र का उपयोग किया जाता है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है छात्रों के प्रयोगात्मक विश्लेषण कि उसका जो एप्लीकेशन बिहेवियर है, एप्लीकेशन एनालिसिस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस वक्र का उपयोग करते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से कोई भी छात्र को हम लोग कुछ चीज़ पढ़ाएं, कुछ चीज़ समझाएं, ठीक है, तो उसके बिहाफ में वो किस प्रकार से एक्ट कर रहा है, तो उसका परीक्षण के लिए हम लोग टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट को लेने के बाद अगर हम लोग उसे एक वक्र में इस प्रकार से, एक कर्व में इस प्रकार से डिनोट कर देंगे तो हम लोग अच्छे से फाइंड कर पाएंगे कि कितने बच्चे पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हैं, कितने एवरेज में हैं और कितने कम हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हम लोग इस वक्र के द्वारा कर सकते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है प्राप्तांक के मध्य में विद्यार्थियों की प्रतिशतता को ज्ञात करने के लिए इस वक्र का उपयोग किया जाता है कि कोई भी आंकड़ा, कोई भी टेस्ट हुआ है, सपोज करिए कि एक टेस्ट होता है, ठीक है, तो उसके मध्य में, ठीक है, उसके मध्य में कितने बच्चे आए, कितना प्रतिशत आया, क्या वो 70 है, क्या वो 40 है, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वक्र का उपयोग करते हैं। अब 2 या 2 से
अधिक कक्षाओं के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अंकों का मापन मूल्यांकन हेतु एनपीसी का उपयोग किया जाता है। 2 क्लास मान लीजिए, एक 9th A और 9th B का हाइट मापन हुआ बच्चों का। 9th A का कुछ इस प्रकार से आया और 9th B का कुछ इस प्रकार से आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यह बता रहा है कि कोई एक पार्टिकुलर हाइट जो 9th A में आया था उसका वैल्यू कुछ ज़्यादा है, लेकिन 9th B में जस्ट इसका अपोजिट कि लंबे आदमी बहुत ज़्यादा हैं, और या तो कोई बहुत ज़्यादा ही लंबे हैं और या फिर बौने, मतलब एवरेज हाइट क्या है उतना परफेक्ट नहीं है जितना यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो हो गया आपका एक हाइट के बेसिस में। आप यहाँ पर एजुकेशन या फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गया या फिर अन्य क्षेत्र खेल कूद हो गया, उस आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक कक्षाओं का तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, माप का उपयोग होता है। अगला हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है शैक्षिक मूल्यांकन हेतु प्राप्तांक के आलेख के निरूपण में इस वक्र का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि आपको क्या एक डाटा दिया हुआ है, उसका आप आलेखी निरूपण किए, ठीक है। तो आलेखी निरूपण जो होता है वो हमेशा ज़्यादा दिनों तक, एक ह्यूमन नेचर है कि वो अच्छा दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक याद होता है, इसीलिए उसका हम लोग आलेखी निरूपण करते हैं कोई भी आंकड़ा का। तो इसके लिए भी हम लोग इस वक्र का उपयोग करते हैं। आप इस पॉइंट को पहले स्थान में लगाइएगा कि शैक्षिक मूल्यांकन हेतु प्राप्तांक के आलेखी निरूपण में इस वक्र का उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।